हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कौन से कंसेप्ट को डिस्कस किया था? एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट। हमने डिस्कस किया था कि एक सिंगल सिक्योरिटी मतलब अभी हम पोर्टफोलियो का डिस्कशन नहीं कर रहे। एक सिंगल सिक्योरिटी, किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, किसी एक जगह पे पैसा लगाया, तो उससे हम कितनी रिटर्न की उम्मीद करें। उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डाटा, पास्ट का डाटा उठाओ और उसका फ्रीक्वेंसी देखकर कि भाई कितनी बार क्या क्या हमको रिटर्न मिली है, फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रख के या तो एवरेज निकाल लीजिए। और एवरेज निकालने के भी दो तरीके होते हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। ये सब हमने डिस्कस अच्छे से किया था लास्ट क्लास में, राइट। और हमने क्या चीज़ निकालनी सीख ली थी? एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब कितनी रिटर्न हम किसी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या सिक्योरिटी से उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में कितनी रिटर्न मिल सकती है इस फलाना सिक्योरिटी से। अब हम लोग जो इस वर्ड पे फोकस करने वाले हैं वो है कौन सा वर्ड? रिस्क। रिस्क कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रिस्क कैसे हम मेजर कर सकते हैं किसी एक सिक्योरिटी को लेकर। अभी भी हम लोग पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो मुझे खरीदने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये जो मैं पैसा लगाने जा रही हूं इसमें कितना रिस्क मौजूद है सिंगल सिक्योरिटी में। तो उसी को नापना हम सीखेंगे, मेजरमेंट सीखेंगे। क्या रिस्क किलोग्राम्स में मेजर होता है? क्या सेंटीमीटर्स में मेजर होता है? क्या लीटर्स में मेजर होता है? आंसर इस कोई मेजरमेंट करने का तरीका है। तो यस, एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके थ्रू आप रिस्क मेजर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वैसे स्कूल्स में भी सिखाया जाता है 11-12 की क्लास में, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैट्स में, लेकिन हम इसको दोबारा बेसिक से सीखेंगे, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ये मेथड है जिसके माध्यम से हम रिस्क निकालते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, रिस्क नापने के लिए आपको रिटर्न निकालना आना जरूरी है। रिटर्न से ही किसको निकाला जा सकता है? रिस्क को। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। ये वाला जो एग्जांपल है, हाँ जी, ये वाला जो एग्जांपल है, ये मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जो अभी रिस्क को नापना तो नहीं सिखाएगा, पर रिस्क को आप थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करेंगे इस एग्जांपल से। वेगली आप रिस्क को समझ पाएंगे कि भाई रिस्क होता क्या है, ठीक है। इसके लिए मैंने दो कंपनी की बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ली है। दोनों कंपनीज की मैंने यहाँ पे रिटर्न ली है। देखिए जरा, रिटर्न की क्या पास्ट में, या मैं ऐसे बोलूँ क्या पास्ट में रिटर्न मिली है हमें? 20%। कंपनी ए की बात करूं 80%, 70%। और सिमिलर इंफॉर्मेशन मैंने दूसरी कंपनी की भी दी है कि दूसरी कंपनी से रिटर्न जो पास्ट में मिली है वो 40, 50, 60। ये दो कंपनियों को मैं कंपेयर करने जा रही हूं और फिर किसको समझाने की कोशिश करूंगी? रिस्क को। तो फोकस रिस्क पे बनाए रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताइए, रिटर्न जो वर्ड है उसे मैं एक सिंबल से डिनोट कर सकती हूं। मैं आर भी सिंबल यूज कर सकती हूँ और मैं कभी कभी एक्स भी सिंबल यूज करूंगी। एक्स आर कॉमनली रिटर्न के लिए सिंबल यूज होता है। ये रिटर्न कंपनी ए की है, ये रिटर्न कंपनी बी की है। इस तरह से मैं एक्स ए भी लिख सकती थी, एक्स बी भी लिख सकती थी, ओके। ये रिटर्न ए है। ये पास्ट की हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैं कि 20% भी कभी मिला है, कभी कभी 80% मिला है, कभी कभी 70% मिला है। और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, 5 बार ऐसा हुआ है, 3 बार। क्या ये 3 बार 80% जो मिला है कंजिक्यूटिवली मिला है? नहीं। किसी साल में 80% मिला होगा, किसी साल में 20% मिला होगा, फिर 80% मिल गया होगा। तो दिस इज नॉट कंजिक्यूटिव। 2 सालों में 70% रिटर्न भी मिली है। सो करीबन 10 बारी ये रिटर्न हमें पर एनम मिली है। ना भी बताया जाए तो याद रखिएगा, रिटर्न जो होती है वो एनुअलाइज्ड कंप्यूट की जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो जरा प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं फटाफट। क्यों निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी? मुझे जानना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, मुझे ये जानना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, तभी मैं रिस्क समझा सकती हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना, एक्सपेक्टेड मतलब कितनी रिटर्न की उम्मीद करें। क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस बहुत सारी हैं तो एवरेज कर लेते हैं। क्योंकि ये ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू सेम, इनकी वेटेज सेम नहीं है, किसी की होने की संभावना ज़्यादा है, किसी की होने की संभावना कम है, तो क्यों ना कौन सी वेटेज कर लें? वेटेड एवरेज कर लें। वेटेड एवरेज कैसे करते हैं? मैंने आपसे पहले कहा था, इसको हम वेट्स दे देते हैं। सो ये क्या हो गया? 5/10, 3/10 एंड 2/10। सो बेसिकली 0.5 50%, 0.30 एंड 0.20, राइट।
सो क्यों, इसके बाद मैंने आपसे कहा था सिंपल आपको क्या करना है, रिटर्न को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोबेबिलिटी से। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी से, बहुत सिंपल आंसर है, हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसका रिटर्न्स का एवरेज निकाल रहे हैं, पर क्योंकि रिटर्न्स की वेटेज अलग अलग है तो वेटेड एवरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। सो 20 इंटू 50%। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप आर ए रिटर्न्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, प्रोबेबिलिटी से, 20%। अब ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज मत हटाइएगा क्योंकि मुझे रिटर्न्स का ही एवरेज निकालना है। सो 20 इंटू परसेंट इंटू 0.5, इसका 50% निकालना है। सो 10%, 80 का 0.3, सो 24%, 70 का 0.20 परसेंटेज है ये। सो ये 14%। इसको जोड़ें अगर हम लोग, तो जोड़ने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबमेट करना। तो सबमेट का साइन बनाऊंगी। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। किसको सबमेट कर रही हूं मैं, आर ए इंटू पी को। ये मैं क्या निकालने की कोशिश कर रही हूं, रिटर्न, एवरेज रिटर्न, आर ए बार, और इसको हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए। इस तरह से किसी भी तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल सा काम चल रहा है। अभी तो मैंने रिस्क की कोई बात नहीं करी है। 10, 24, 14 कितना हो गया, छोटी सी कैलकुलेशन, मैं तो कैलकुलेटर पे करती हूँ, मेरे कैलकुलेशन बहुत गलत होती है और इस समय कोई स्टूडेंट है भी नहीं जो क्लास में हमें बताए। 48% मैं इस कंपनी से रिटर्न की उम्मीद कर रही हूँ। सो कंपनी ए की एक्सपेक्टेड रिटर्न में कितनी उम्मीद कर रही हूँ, 48%, करेक्ट। सिमिलर काम मैं बी कंपनी बी से भी करूंगी और फिर देखिएगा धीरे धीरे आपको रिस्क का मीनिंग समझ आएगा। सेम काम मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न किसकी भी निकालना चाहती हूँ, कंपनी बी की। तो अब तो हमें पता ही है, क्या पता है, हमें ये पता है कि रिटर्न का हमारे पास रिटर्न्स दे रखी हैं, इसी में से कोई रिटर्न फ्यूचर में होगी। यही सब क्या है, देखिए मैं एक वर्ड लिखने जा रही हूँ, यही सब क्या है, पॉसिबल रिटर्न्स है। पॉसिबल रिटर्न्स के ये क्या है, आउटकम्स है। फ्यूचर में इन्हीं में से कोई रिटर्न होने की संभावना है अगर सारी सिचुएशन वैसी ही रही जैसे पास्ट में रही। तो 40% भी मिल सकता है फ्यूचर में, 50 भी मिल सकता है, 60 भी मिल सकता है। तो क्यों ना इसका एवरेज कर लें। सिंपल एवरेज कर नहीं सकते क्योंकि सबकी होने की पॉसिबिलिटी अलग अलग है, तो वेटेड एवरेज कर लेते हैं। वेटेड एवरेज करने के लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये टोटल 10 टाइम्स है। सो 5/10, 3/10, 2/10, समझाया ही था ये आपको मैंने। 0.50, 0.30, दोनों की सिनेरियो प्रोबेबिलिटी, इस समय प्रोबेबिलिटी दोनों के लिए एप्लीकेबल सेम है, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, रिटर्न को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से। सो 40 इंटू 50%, 40 इंटू 50% कितना आया। परसेंटेज का साइन हटा दूं, नहीं, परसेंटेज का साइन क्यों हटाएंगे, परसेंटेज में तो आंसर चाहिए, रिटर्न ही तो जानने की कोशिश करें। तो ये कितना आया, 20%। 50% इंटू 0.3, सो ये आ गया 15%। फिर 60 इंटू 0.20 परसेंटेज, सो ये आ गया 12%, राइट। इसको जोड़ लेते हैं, ये कितना निकल के आ रहा है आपका, 20 प्लस 15 प्लस 12, दिस कम्स आउट टू बी 47%। अब मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, पहले मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये मैंने क्या सबमिट किया, किसको ऐड किया, 3 ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया है। सो इट हैज़ टू बी लाइक दिस, 1 till 3 ऑब्जर्वेशंस। रिटर्न्स का मैंने प्रोडक्ट लिया, रिटर्न का प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी के साथ, रिटर्न ऑफ बी कंपनी इंटू पी। ये निकल के क्या आया था, ये आया था एवरेज रिटर्न ऑफ कंपनी बी, मीन इन दिस। ये इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ कंपनी बी। ऐसे किसी तरह से भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मुझे जो समझाना है वो ये है, अब मेरा डिस्कशन शुरू होने जा रहा है। कंपनी बी, ये ए था, ये कंपनी बी की एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो है 47%, राइट। अब प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन होने वाली है। अब कन्वर्सेशन ये है, इतना तो हमें मैंने लास्ट क्लास में समझा ही दिया था आपको। अब कंपनी ए से आप कितनी रिटर्न की फ्यूचर में उम्मीद कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैम हम तो कंपनी ए से 48% रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, क्या आपको 48% रिटर्न मिलेगी? नहीं मैम, ये तो एवरेज है, ये तो बस उम्मीद है, ये तो बस उम्मीद है, मिलेगी थोड़ी ये रिटर्न। तो रिटर्न कितनी मिलेगी मैम? अभी तो बस यही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, या तो फ्यूचर में हमको, भाई ये एक्चुअल रिटर्न्स है ना, ये वाली रिटर्न्स आपकी एक्चुअल रिटर्न्स है जो आपको पास्ट में मिला है, तो यही रिटर्न्स फ्यूचर में भी मिलेगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि मैम 48% की रिटर्न की तो उम्मीद की जा रही है, मिलने को तो हमको
हो सकता है खाली 20% रिटर्न मिले। आउटकम तो पॉसिबल आउटकम्स तो यही हैं, या हो सकता है हमको 70% रिटर्न मिल जाए, और हो सकता है हमको कितनी भी मिल जाए 80% रिटर्न। ये आप देख रहे हैं गैप, ये गैप, ये जो है ये क्या है, ये डेविएशन है, ध्यान दीजिएगा, ये वेरिएशन है। आप उम्मीद कर रहे हैं 48, पर एक्चुअल में जो रिटर्न आप एक मिलेगी आपको, या जो आप एक्चुअल में रिटर्न आप मिलने वाली है, ये है आर रिटर्न्स। सही बात बोले कि नहीं बोले, ये आर है कि नहीं ये रिटर्न, और ये है कौन सी रिटर्न, आर ए बार। ये है एवरेज रिटर्न और ये है एक्चुअल रिटर्न। एक्चुअल में मिल सकता है 20 भी मिल सकती है रिटर्न, बहुत कम भी मिल सकती है, आपका डाउन साइड भी जा सकता है, डाउन साइड की तरफ भी रिटर्न मिल सकती है, हो सकता है अपसाइड भी चला जाए, ऊपर की तरफ भी मिल सकती है। उम्मीद आप कितनी लगा के बैठे हुए हो, 48%। मैम अभी भी रिस्क कहाँ है, बस कंपनी बी को ऑब्जर्व करो, रिस्क समझ आ जाएगा। कंपनी बी को ऑब्जर्व करो, कंपनी बी में कितनी उम्मीद लगाए बैठे हो, सही लिखा हुआ उम्मीद, कितनी एवरेज रिटर्न, कितनी एक्सपेक्टेड रिटर्न आप उम्मीद लगाए बैठे हो, मैम 47%। अच्छा, इसका मतलब दोनों की रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों कंपनियों से रिटर्न मिलने की जो संभावना है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, दोनों ही 47-48% देने का दिख रहा है। क्या इससे 47% रिटर्न मिल जाएगी, मैम ये तो एवरेज है, ये थोड़ी मिलेगी। रिटर्न तो हमको क्या क्या मिल सकती है, देखते हैं जरा क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। 40% भी मिल सकती है रिटर्न, ओके, सो काफ़ी दूर नहीं है। 47 उम्मीद लगाए बैठे, 40 भी मिल सकती है, 50 भी मिल सकती है, और 60 भी मिल सकती है। बहुत दूर तो नहीं है, पास पास ही है। देयर इज नॉट मच ऑफ वेरिएशन, नॉट मच ऑफ वेरिएशन, लेस वेरिएशन इज देयर, लेस वेरिएशन इज देयर, राइट। अच्छा, अब देखिए जरा, ये जो वेरिएशन है, ये जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन को ही क्या बोला जाता है, रिस्क। अब मेरे 2-3 वर्ड सुनिएगा। यहां पे डाटा ज्यादा डिस्पर्स्ड था, यहां डाटा ज्यादा डिस्पर्स था, 20, 80, 70, यहाँ डाटा ज़्यादा फैला हुआ है, ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, गैप ज़्यादा है, और यहाँ पे डाटा काफ़ी लेस डिस्पर्स्ड है, 40, 50, 60। दोनों कंपनियों से रिटर्न सेम सी ही मिलने वाली है, 48-47%। उम्मीद तो यही है, बट मिलेगी तो ये नहीं ना, 40 की जगह 48 की जगह हो सकता है, यहाँ मैं कंपनी ए की बात कर रही हूँ, 48 की जगह हो सकता है 20% रिटर्न मिले खाली, हो सकता है 70% मिल जाए, या तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। लॉस बोलूँ कि कम रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा है, मतलब कल ज़्यादा नहीं, ऐसे बोलना चाहिए, कम रिटर्न भी मिल सकती है और ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकती है। ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये गैप ज़्यादा है, तो यहाँ हम बोलेंगे रिस्क भी क्या है, ज़्यादा। अगर मुझे रिस्क नापना है तो आप बताइए कैसे नापूं। मुझे ये गैप नापना होगा, मुझे ये वेरिएशन नापना होगा, मुझे डिफरेंस समझना होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे डिफरेंस समझना होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच में एंड एक्चुअल रिटर्न के बीच में। मैं जो उम्मीद लगा रही हूं उतना ही मिल जाए तो कोई रिस्क नहीं है, ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। जितनी मैं उम्मीद लगा रही हूं, कभी ज्यादा भी मिल सकता है, कभी कम भी मिल सकता है, चांसेस ऑफ गेन भी है, चांसेस ऑफ लॉस भी है। लॉस का यहां मतलब है जितनी उम्मीद लगा रहे हो उससे कम रिटर्न, तो जितनी उम्मीद लगा रहे हो उससे कभी ज्यादा भी मिल सकती है, उससे कभी कम भी मिल सकती है। अगर ऐसा सिनेरियो है और ये गैप आपका थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, तो हम बोलते हैं वहां पे रिस्क क्या मौजूद है, ज्यादा। और कंपनी बी में अभी ऊपरी तौर पे देखने से ही दिख रहा है कि यहाँ पे गैप कम है, यहाँ वेरिएशन कम है, यहाँ डाटा कम डिस्पर्स्ड है, यहाँ पे रिस्क क्या इन्वॉल्व है, लेस रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस ऑफ गेन भी लेस है। आप उम्मीद कर रहे हो 47, 60 मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, उम्मीद कर रहे हो 47, हो सकता है 40 मिल जाए, आसपास ही मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे रिस्क क्या इन्वॉल्व है, लेस, रिस्क इन्वॉल्व लेस, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन लेस है, डिस्पर्जन ऑफ डाटा ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे डेविएशन जो है, किसके बीच में डेविएशन, किसके बीच का अंतर, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल के बीच का अंतर क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पे रिस्क क्या है, कम। तो भैया मुझे तो यही समझ आया कि अगर मुझे रिस्क नापना है तो मुझे 2 इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, एक मैं क्या रिटर्न उम्मीद कर रही हूं,
और मुझे जितनी रिटर्न की मैं उम्मीद कर रही हूँ मुझे क्या मिलेगा उसके बीच का गैप समझना होगा. सो बेसिकली आई वॉन्ट टू नो द डिफरेंस बिटवीन क्या मैं उम्मीद कर रही हूँ और क्या मुझे रिटर्न मिलेगा, इसका डिफरेंस ये निकाल लूँ तो इसी को बोलेंगे डेविएशन. कितनी रिटर्न की उम्मीद कर रहे हो. एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना आता है कि नहीं आता, अभी तो सिखाया. एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलता है, रिटर्न को उसका एवरेज निकाल लो. एवरेज सिंपल निकलेगा या वेटेड निकलेगा, ये निर्भर करेगा. वेट्स दे रखे हैं तो वेटेड एवरेज, वेट्स नहीं दे रखे तो सिंपल एवरेज. ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे, फिर उसको आप माइनस करोगे किससे, एक्चुअल रिटर्न से. अभी प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, अभी बड़ा वेगली समझ रहे हैं हम. ठीक है ना, फिर तो ये बिल्कुल रट जाएगा. ठीक है, तो ये तो समझ आ चुका है कि रिस्क का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड जो हमें मिलने वाला है पॉसिबल एक्चुअल आउटकम्स. इनके बीच के ज्यादा बड़ा गैप होगा, इसका मतलब वहां रिस्क क्या है, ज्यादा. जहां ज्यादा चांसेस ऑफ गेन, चांसेस ऑफ लॉस ज्यादा हो, गैप ज्यादा हो, वहां रिस्क क्या होता है, ज्यादा. इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, पर किसी अगर स्टूडेंट को लिखना हो तो मैं स्क्रीन एनलार्ज कर रही हूं. स्क्रीन आप लिख सकते हैं. यस, फिर हम एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे जिसमें रिस्क कैसे नापते हैं वो पता चलेगा. लिखना हो तो स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए. मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर रही हूं, फर्दर पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए. मैं फर्दर स्क्रॉल कर रही हूं. चलिए अब एक प्रॉपर क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए जरा कंसेप्ट वाला जो नोट्स हैं उसमें देखिए ज़रा, आपका कंसेप्ट नंबर 4 के अंदर नीचे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आएगी. कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए ज़रा. अभी कंसेप्ट समझ रहे हैं, फिर उसके बाद साथ साथ में ही एग्जाम के क्वेश्चंस और मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी हम साथ साथ में ही करेंगे, पर पहले थोड़े से कुछ कंसेप्ट हम लोग खत्म कर लें. तो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए ज़रा. बेसिक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्वेस्ट पॉसिबल आउटकम्स associated with investing in X Limited, compute the risk of this investment. तो भाई अब हमें स्टैटिस्टिकली क्या निकालना है, रिस्क निकालना है, और हमें पॉसिबल आउटकम्स दे रखे हैं. अगर हम इस कंपनी में क्या लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, तो हमें आउटकम्स किस चीज़ का आउटकम, रिटर्न का आउटकम. हमें ये रिटर्न इस कंपनी से मिल सकती है, और इसकी ये सीधा सीधा क्या दे दी है इन लोगों ने, प्रोबेबिलिटी. इसका मतलब सिंपल एवरेज नहीं निकलेगी, क्योंकि इन रिटर्न्स में से किस रिटर्न की होने की संभावना ज़्यादा है. जिसकी 50% प्रोबेबिलिटी है, इस वाली रिटर्न की फ्यूचर में होने की संभावना ज़्यादा है, इसकी औकात ज़्यादा है, इसकी वेटेज ज़्यादा है. और किसकी वेटेज कम है, इन दोनों की वेटेज कम है, क्योंकि इनकी होने की संभावना कम है, फ्रीक्वेंसी कम है. प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी को यहाँ बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ अकरेंसेज, हाउ मेनी टाइम इट हैज़ अकर्ड इन पास्ट, चांसेस ऑफ इट्स हैपनिंग. तो ये सब प्रोबेबिलिटी डिनोट कर रहा है. ठीक है, अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को. यहाँ पे देखिए जरा, पॉसिबल आउटकम्स दे रखे हैं, रिटर्न दे रखा है, रिटर्न ऑफ कंपनी एक्स, या तो आर एक्स यूज कर लो, या रिटर्न को आप एक्स भी लिख सकते हो सीधा. ठीक है, तो मैं आर से ही डिनोट करती हूँ नॉर्मली. सो मैं इसको डिनोट करूंगी क्या, आर ए नहीं सॉरी आर एक्स, कंपनी एक्स है, आर एक्स, रिटर्न ऑफ एक्स. तो आप क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. और क्या करेंगे देखो जरा, हम लोग क्या कंप्यूट करने वाले हैं, कंप्यूटेशन ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्स. हम लोग ये कंप्यूट करने जा रहे हैं रिस्क. ठीक है, अब जरा देखिए कैसे कंप्यूट करेंगे. क्या पता है आपको अभी तक रिस्क के बारे में, हमें तो अभी तक रिस्क के बारे में यही पता है कि रिस्क का मतलब है अंतर, फर्क किसके बीच का, जो हम उम्मीद कर रहे हैं और जो हमें मिल सकता है या मिलेगा फ्यूचर में, उसके बीच का गैप जानना है. तो इसका मतलब जो हम उम्मीद कर रहे हैं पहले तो हमें वो ढूंढना पड़ेगा. तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप विल ऑलवेज टू कंप्यूट एक्सपेक्टेड रिटर्न. फिर हम उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे जो हमें फ्यूचर में मिल सकती हैं रिटर्न्स, एक्चुअल पॉसिबल आउटकम्स, और फिर देखते हैं कैसे होगा एक्चुअल पॉसिबल आउटकम्स. तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, टू फाइंड एक्सपेक्टेड रिटर्न. ये स्टेप नंबर 1 होगा. तो शुरू करते हैं, कैसे कंप्यूट करेंगे, वेरी सिंपल. सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगी रिटर्न क्या है कंपनी ए की. क्या क्या रिटर्न्स थी हमारी कंपनी ए में, 40%, 17%, और कभी कभी ऐसा भी पाया गया है कि लॉस हुआ है 6% का. लॉस का मतलब क्या, रिटर्न में लॉस का मतलब क्या, डिविडेंड माइनस में मिला ना.
रिटर्न का क्या मीनिंग सिखाया था? रिटर्न मतलब हमारी लागत के ऊपर हमको क्या क्या मिल सकता है। या तो हमें हमारी लागत के ऊपर डिविडेंड मिलेगा शेयर्स के केस में, या कैपिटल एप्रिशिएट होगा। तो इस हो सकता है किसी किसी साल में कैपिटल एप्रिशिएट होने की बजाय कैपिटल क्या हो गया, और डेप्रिशिएट, तो हमारा कैपिटल इरोड भी हो गया हो, राइट। तो रिटर्न यहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, डिविडेंड छीन नहीं लिया गया। यहाँ पे हमारा कैपिटल हो सकता है डेप्रिशिएट हो गया हो, कभी कभी ये भी हो सकता है कंपनी के अंदर, मार्केट प्राइस शेयर का घट गया हो। तो लिख लेते हैं यहाँ पे रिटर्न हमारी या तो 40% मिल सकती है, 17% मिल सकती है, या -6% मिल सकती है। What is this RA? These are possible actual outcomes, right? ऐसा फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी भी मैं यहां लिख देती हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.25, 0.50 एंड 0.25। अब सबसे पहले तो आपको पता ही है क्या निकालना है, आप साथ साथ में लिखना भी शुरू कर सकते हैं। क्या निकालेंगे सबसे पहले, एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या है इस रिटर्न्स, ये जो रिटर्न्स है ये एक ही ऑब्जर्वेशन है, कई सारी ऑब्जर्वेशन, मैम 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। सिंपल एवरेज कर लूँ इनका? नहीं मैम, सिंपल एवरेज नहीं कर सकते क्योंकि इनकी वेटेज अलग अलग है। तो वेटेड एवरेज कर लेते हैं, आर ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोबेबिलिटी का सिर्फ इस्तेमाल वेटेड एवरेज निकालने में ही होता है और कोई वजह नहीं है। जब भी एवरेज कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो वेटेड एवरेज कर लो, प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी तो सिंपल एवरेज करो, ठीक है। करते हैं जरा। सो 40 का 0.25, तो ये हो गया 10%, परसेंटेज तो मुझे चाहिए। अब आगे, हाँ जी, 17 इंटू 0.50, 8.5%। फिर उसके बाद 6 इंटू 0.25, 1.5। एक बार से 6 इंटू 0.25, सो 1.5 माइनस 1.5%। इसको अगर जोड़ लूँ, समेट कर लूँ, आर ए इंटू पी को समेट कर लूँ, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास निकल के आ जाएगा आर ए बार, राइट। जोड़ते हैं इसको, कितना आ रहा है ये, दिस इज कमिंग आउट टू बी 10% भी कभी रिटर्न मिल सकती है, 8.5 हो गया एवरेज में, और माइनस 1.5, तो ये आ गया मेरा 17% रिटर्न की मैं उम्मीद कर रही हूँ इस कंपनी से। जबकि मुझे पता है 17 रिटर्न नहीं मिलेगी, कभी 40% मिल सकती है, कभी 17 भी मिल सकती है, और कभी -6 भी मिल सकती है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मेरे को तो आर ए बार पता चल चुका है कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे पता चल चुका है कितना है। अब क्या करूं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा स्टैट्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जनरल बातों से हटके। कितनी रिटर्न की उम्मीद कर रही हूँ, 17%। कितनी रिटर्न मिल सकती है, 40%। चलिए डिफरेंस फाइंड करते हैं, कितना दूर है, उम्मीद कर रहे हैं 17, मिल कितना सकती है 40, तो 40 और 17 के बीच में कितना गैप है, लेट अस फाइंड आउट। 40 माइनस 17% इज हाउ मच, लेट अस फाइंड आउट। मिल सकती है 40% रिटर्न, या यस और नो, और उम्मीद करके बैठे हैं कितना, 17%। 40 माइनस 17 मतलब 23% आपको पॉजिटिव रिटर्न मिल सकती है। मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं डेविएशन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, कितना वेरिएशन है या डेविएशन है, मैं डेविएशन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एक्चुअल रिटर्न को माइनस करने की कोशिश कर रही हूँ एवरेज रिटर्न से, जस्ट टू फाइंड आउट। ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे, एक्चुअल रिटर्न, ऑब्वियसली एक्चुअल रिटर्न में से ही एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस करूंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा रिटर्न मिल रही है तो मेरे को पॉजिटिव दिखना चाहिए ना। सो एक्चुअल में अगर मुझे 40 मिल रहा है और उम्मीद कर रही हूँ 17 का, तो मेरे को गैप कितना आ रहा है, 23, और ये मेरे लिए गेन है तो पॉजिटिव दिखाना चाहूंगी। सो आर ए माइनस आर ए बार कितना निकल के आएगी, 23%, राइट। सिमिलरली 17 कितना मिल सकता है, मैं कौन सी इंफॉर्मेशन उठा रही हूँ, ये है मेरी एक्चुअल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। देखिए ज़रा, हाँ जी, देखिए मैं कितनी उम्मीद लगा, कितनी रिटर्न मिल सकती है 17, और कितनी उम्मीद लगा के बैठी हूँ 17, तो कोई डेविएशन कभी कभी नहीं भी पाई जाएगी, ठीक है। ये डी क्या है मैम, व्हाट इज डी, दिस डी इज डेविएशन, डेविएशन इन रिटर्न्स, ओके। थर्ड केस, कितनी रिटर्न एक्चुअल में आप उम्मीद, एक्चुअल में मिल सकती है आपको, -6, कितनी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, 17, कितने का फॉल है यहाँ पे,
-23। मैम -23 कैसे हो गया? अरे बड़ी सिंपल बात है ना, तुम 17% की उम्मीद कर रहे हो, तुम 17% रिटर्न की उम्मीद कर रहे हो, तुम्हारी रिटर्न 17% मिल रही है -6, मतलब 17% पहले जीरो पे आई और फिर फर्दर कितने से फॉल हो गई, -6 से, तो टोटल कितना गिरावट आई, 17 + 6%, टोटल कितनी गिरावट आई तुम्हारी रिटर्न में, 23%। कितना डेविएशन हुआ है, 23%। 17 की उम्मीद कर रहे हो, 17% रिटर्न जीरो पे आई और जीरो से और कितना गिर गई, 6%। हैंस 23% की गिरावट भी हो सकती है कभी कभी रिटर्न में, इतना डेविएशन भी हो सकता है। इसका मतलब कभी कभी डेविएशन ऊपर भी जा सकता है, कभी कभी नीचे भी जा सकता है, डेविएशन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि रिस्क अपसाइड रिस्क भी हो सकता है और डाउनसाइड रिस्क भी हो सकता है, दोनों को ही रिस्क बोला जाता है। ठीक है, सिर्फ चांसेस ऑफ गेन को ही रिस्क नहीं बोला जाता है, चांसेस ऑफ लॉस को भी क्या बोला जाता है, रिस्क। अलग बात है कि आप रिस्क लेना चाहते हो चांसेस ऑफ गेन की वजह से, पर उसके साथ गिफ्ट में क्या भी आता है, चांसेस ऑफ लॉस। वापिस आते हैं, चलो भाई रिस्क कंप्यूट हो गया, रिस्क हो गया कंप्यूट, डन डन, यस डन डन। डेविएशन इस कंपनी से हो सकती है 23% की भी, 0 की भी, 23 की भी। प्लीज टेल मी कितनी ऑब्जर्वेशंस आप देख पा रहे हैं, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस कैन यू सी हियर, 3 ऑब्जर्वेशंस। कभी आप बोलते हो मैम इस कंपनी से ना 23% ज़्यादा भी मिल सकता है, 23% कम भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है। अरे यार, जब तुमको दिख रहा है कि इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, जब इंसान के पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशन, उसे क्या करना चाहिए, व्हेन यू हैव, व्हेन, लेट मी राइट इट हियर, यस, when you deal with multiple options, then how do you decide, जब आपके पास कई सारे ऑप्शंस या आउटकम्स हैं तो आप कैसे डिसाइड करो, बहुत सिंपल है, टेक एवरेज। और एवरेज लेने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप कौन सी एवरेज कर लो, सिंपल एवरेज, या आप कौन सी एवरेज भी ले सकते हो, वेटेड एवरेज। तो क्या करना है, अब आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपके सामने इस समय डेविएशन 1 नहीं 3 दिख रही है इसी कंपनी में कभी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कभी ये वेरिएशन हो सकती है, कभी ये वेरिएशन हो सकती है, कभी ये वेरिएशन हो सकती है। आप मल्टीपल पॉसिबल डेविएशंस बता रहे हो, क्या बोला मैंने यहाँ पे, देखिएगा, आप मुझे पॉसिबल डेविएशंस बता रहे हो कंपनी में क्या हो सकती है, पॉसिबल आउटकम ऑफ डेविएशंस बता रहे हो, कई सारी डेविएशन हो सकती है, तो क्यों ना आप इनका एवरेज कर दो। अगर मैं इसका एवरेज करूंगी तो प्रॉब्लम है, अगर मैं सिंपल एवरेज करती हूँ तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सिंपल एवरेज करने में, एवरेज करूँ, कुछ डेविएशंस पॉजिटिव हैं और कुछ डेविएशंस नेगेटिव हैं, तो ये तो हमेशा ही क्या आ रहा है, 0 आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा ना। क्यों मैम 0 क्यों आएगा, क्योंकि भाई कुछ डेविएशन पॉजिटिव है, कुछ डेविएशन नेगेटिव है, हम उनको जोड़ूंगी तो 0 आ गया। तो क्या आपका ये कहने का मतलब है कि इस कंपनी में एवरेज डेविएशन 0 है? ये तो गलत नतीजा हो गया, ऐसा तो नहीं है। इस कंपनी में एवरेज डेविएशन 0 तो नहीं है, 0 तो कभी डेविएशन पॉजिटिव भी है, कभी डेविएशन क्या भी है, नेगेटिव, पर सेट ऑफ होने की वजह से ये प्लस माइनस की वजह से ये 0 इंपैक्ट दे रही है, जबकि डेविएशन, क्योंकि यहाँ पे डेविएशन पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। थोड़ा डिटेल में बहस करें, कहने को तो मैं फॉर्मूला 2 मिनट में बता सकती हूँ, बट फिर भी ध्यान से सुनिए। डेविएशन पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, कभी प्लस भी हो सकता है, कभी माइनस की वजह से ये 0 आ रहा है, वरना डेविएशन तो इस कंपनी में है 23 ऊपर की तरफ है या 23 नीचे की तरफ है, 23 प्लस करके होना चाहिए था। पॉजिटिव नेगेटिव से क्या होता है, डेविएशन तो है। इस तरह से करने से दिक्कत आ रही है, तो क्या करें, वॉट शुड वी डू? क्योंकि अगर मैं एवरेज करती हूँ, चाहे मैं सिंपल एवरेज करूँ, चाहे मैं कौन सा एवरेज करूँ, वेटेड एवरेज करूँ, सिंस सम डेविएशंस पॉजिटिव हैं, सम डेविएशंस आर नेगेटिव, व्हाट शुड आई डू? तो एक काम करते हैं, इन डेविएशंस का स्क्वायर कर देते हैं, इन डेविएशंस का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि सम डेविएशंस आर पॉजिटिव, सम डेविएशंस आर नेगेटिव, दैट इज रिजल्टिंग इन एवरेज डेविएशंस ऑलवेज टू बी 0। तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम डेविएशंस का स्क्वायर कर देते हैं और एक काम करेंगे, लास्ट में स्क्वायर रूट भी कर देंगे। एक बार स्क्वायर करूंगी और फिर लास्ट में स्क्वायर रूट कर दूंगी, तो अपने आप ही इंपैक्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। भाई कोई चीज को स्क्वायर किया, फिर वापस उसको क्या कर दिया, अगर हम लोग स्क्वायर रूट, तो वापस 2 ही हो जाएगा ना। ये अगर मेरे को 2 ही चाहिए था, मैंने इसका स्क्वायर किया, फिर वापस 4 जो आया उसको क्या कर दूं, मैं स्क्वायर रूट कर दूं, तो ये वापस 2 ही आ जाएगा ना। तो मैं पहले एक बार स्क्वायर करूंगी और फिर स्क्वायर रूट करूंगी, और देखो मैं क्या करने वाली हूँ।
मैं डेविएशंस का स्क्वायर करूंगी। सो 23 का स्क्वायर, 23 इंटू 23, ये आया 529। 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा और -23 का भी स्क्वायर 529 रहेगा। अब मेरी डेविएशंस क्या हो गई हैं? स्क्वायर हो गई हैं। अब मैं इनका एवरेज कर सकती हूँ। तो मेरे ना 2 क्वेश्चन हैं आपसे, ध्यान दीजिएगा, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, हम डेविएशंस का एवरेज क्यों कर रहे हैं? पहला मेरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास एक नहीं पॉसिबल आउटकम्स ऑफ डेविएशंस है, तो अगर मुझे सिंगल आउटकम चाहिए तो मैं उसका क्या करती हूँ? एवरेज। मैंने इस डेविएशन को स्क्वायर क्यों किया? बिकॉज सम डेविएशंस वर पॉजिटिव, सम डेविएशंस वर नेगेटिव, दैट वाज टेलिंग अस दैट देयर इज नो डेविएशन, जबकि डेविएशन है इसमें। ओके, तो सेट ऑफ को हटाने के लिए मैंने स्क्वायर किया। ओके, बाद में स्क्वायर रूट भी करूंगी। अब मुझे इस डेविएशन का एवरेज करना है। मेरे पास 3 आउटकम्स हैं, सिंपल एवरेज करूं या वेटेड एवरेज? मैम सिंपल कर लेते हैं। क्यों भाई सिंपल एवरेज क्यों करेंगे? ये डेविएशन तब होती है, ये डेविएशन तब होती है जब ये रिटर्न मिलती है। इस रिटर्न की होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो इसका मतलब इस डेविएशन की होने की प्रोबेबिलिटी ये है, इस डेविएशन की होने की प्रोबेबिलिटी ये है, क्योंकि ये डेविएशंस निर्भर करती हैं एक्चुअल पॉसिबल आउटकम पे। तो एक्चुअल पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो इसका मतलब डेविएशंस की प्रोबेबिलिटी है। इस डेविएशन का होने की संभावना कितनी है? 0.25। तो अगर डेविएशंस का एवरेज करना है तो वेटेड एवरेज करो। वेटेड एवरेज करने के लिए क्या करो? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? इनकी वेटेज से। वेटेज है ना ये। ओके, सो बेसिकली वी आर डूइंग जस्ट नथिंग, सिंपली रिस्क निकालने के लिए हमने डेविएशन निकाला। डेविएशन कई सारी थी तो उसका एवरेज कर रहे हैं, और क्योंकि डेविएशन प्लस माइनस से गड़बड़ी हो रही थी तो उसका स्क्वायर कर दिया। डेविएशन को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं देखते हैं ज़रा। सो हम लोग क्या करेंगे? 529 इंटू 0.25, ये कितना हो गया? 132.25, 132.25 सही लिखा मैंने? यस। 0 को तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, 529 फिर से इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132.25 आया। वेटेड एवरेज में हम लोग इसको जोड़ लेते हैं वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद। ये मैं बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं उसको समझा चुकी हूँ। ये आया 264.5, 264.5। ये मैंने क्या किया, क्या कर दिया मैंने? ये कुछ नहीं किया मैम, आपने डेविएशंस का एवरेज निकाला है, बस सबमिट किया इसको। क्या है ये? व्हाट इज दिस? मैम ये कुछ नहीं है, एवरेज डेविएशन है। यस, ये क्या है? एवरेज डेविएशन, लेकिन ये स्क्वायर हो रखा है। ये क्या है? ये एवरेज डेविएशन है, पर ये किस में है भी? स्क्वायर में। तो एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर रूट कर लेते हैं, इसको स्क्वायर रूट कर लेते हैं। 264.5 का स्क्वायर रूट कर लेते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर्ड है तो स्क्वायर रूट कर लेते हैं इसका। तो कितना आ रहा है? 16.26, 16.26। अब ये आया एवरेज डेविएशन। एवरेज वर्ड की जगह क्यों ना एक वर्ड यूज कर लें? एवरेज की जगह मैं कौन सा वर्ड कर रही हूँ यूज? स्टैंडर्ड है ये एवरेज डेविएशन ही। दिस इज नथिंग, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप कह सकते हो कि इस कंपनी से आप ऑन एन एवरेज उम्मीद कर सकते हो कि डेविएशन 16.26 हो सकती है, प्लस भी और माइनस भी। अब आप कह सकते हो इस कंपनी के अंदर अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपकी रिटर्न क्या कह सकते हो, क्या होगा? मैं सब समझा रही हूं, पेशेंस रखिए जरा। देखिए जरा, ये आपने जो निकाला है इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका एक सिंबल होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। कौन सी कंपनी है ये? एक्स कंपनी। डेविएशन प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है, इसका दोनों इंपैक्ट है। स्क्वायर किया था इसलिए मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। ये स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या डिनोट करता है? एवरेज डेविएशन ही डिनोट करता है सिंपली। एवरेज की जगह कौन सा वर्ड हम यूज कर रहे हैं इसको? स्टैंडर्ड डेविएशन। 16.26 क्या डिनोट करता है ये भी समझ लीजिए। ये डिनोट करता है कि आप उम्मीद करते हैं कितनी रिटर्न? एवरेजली 17%। अब आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन की जगह आप सिंपली कह सकते हैं कि इस कंपनी से उम्मीद करके चलो रिटर्न 17%, जो डेविएट कर सकती है ऑन एन एवरेज, प्लस 16.26 भी ऑन एन एवरेज नहीं है, और ये डेविएट कर सकती है माइनस 16.26%। मतलब 16% के आसपास ये ऊपर या नीचे जा सकती है। अगर आप इस कंपनी में पैसा लगाओगे, कम से कम एक सिंगल इंफॉर्मेशन तो मिली कि अच्छा इस कंपनी में पैसा लगाने से अनुमानित 17% रिटर्न मिल सकती है, जो ऊपर या नीचे जा सकती है। इसका मतलब ऊपर नीचे जा सकती है। क्या मतलब कि हो सकता है हमको 17 प्लस 16.26 रिटर्न मिले। एवरेज एक्चुअल फिगर नहीं होती, पर एक एवरेज फिगर मिल गई। 33% रिटर्न अपसाइड भी मिल सकती है,
और हो सकता है 17 माइनस 16.26, 17 माइनस 16.26 0.74, मतलब आप मान के चलो कि आपको ज़्यादा 16% रिटर्न भी मिल सकती है, कम 17 से कम 16% 16.26 रिटर्न कम भी मिल सकती है। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन है बच्चों? एवरेज। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज एवरेज। जब हम देखिए अभी तो बड़ा सिंपल रहा था, मैम इतना सब करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि अभी तो आपको दिख रही है सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशंस। तो 3 ऑब्जर्वेशंस में आपको लग रहा है कि मैम एवरेज क्यों करें। मान लीजिए इस कंपनी में पास्ट में करीबन 50 पॉसिबल आउटकम्स थे, मतलब ऐसे मान लीजिए इस कंपनी में भिन्न भिन्न प्रकार के रिटर्न्स मिली हैं और उसके हमारे पास जो आइटम्स हैं, जो पॉसिबल रिटर्न्स हैं, उसके हमारे पास ऑब्जर्वेशंस 50 होते हैं मान लो। तो ये 50 ऑब्जर्वेशंस, फिर कैसे आप एक अंदाज़ा लगाएंगे कि फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा? तो उस केस में आप एक्सेल शीट के ऊपर आप इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, आप रिटर्न्स डालेंगे, आप प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आप सीधा कमांड देके भी स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जा सकता है। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने से एक अनुमान लग जाता है कि इस कंपनी में पैसा लगाने पे इतनी रिटर्न की उम्मीद करो, और वो रिटर्न ऊपर या नीचे जा सकती है। 16% ऊपर भी जा सकती है, 16%, 17 में 16 जोड़ के भी मिल सकता है, 17 में 16 कम करके भी मिल सकता है ऑन एन एवरेज। एक्चुअल में तो ये होगा, एक्चुअल में तो डेविएशन 23%, 0% माइनस 23 होगी, पर हम एक्चुअली एवरेज के ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ऑब्जर्वेशंस बहुत सारी हैं। अब आपने किया क्या है, लेट अस रिवाइज द कंसेप्ट। आपने किया क्या है, व्हाट हैव यू डन? हमने बेसिकली इसके अंदर ध्यान से देखिएगा हमने क्या क्या किया है। हमने सबसे पहले रिटर्न निकाली, नहीं, हमने सबसे पहले जो रिटर्न क्वेश्चन में दे रखी थी, एक्चुअल में क्या क्या रिटर्न्स हमें पास्ट में मिली हैं वो लिखी मैंने तो पता है कैसे इसको याद कर रखा है हमेशा से, अपने सीए के टाइम के दौरान से भी मैं हमेशा सबसे पहले इसको निकालती थी। मेरे को याद है कि भाई रिस्क का मतलब होता है कितनी रिटर्न की हम उम्मीद करते हैं और क्या हमको मिल रहा है, उसके बीच का अंतर। एसएफएम में दे आर थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मूलाज। कितने फॉर्मूले याद कर लोगे भाई? याद तो करने हैं, ये नहीं करे, लेकिन कुछ कभी दिमाग से कुछ निकल गया और बहुत प्रैक्टिस नहीं कर रखी। मैं उनकी बात नहीं करी जो बिल्कुल टॉपर्स हैं, मैं उनकी बात करी जो एक बार पढ़ने वाले हैं, या मतलब नीड नॉट बी लाफिंग, बट जो कम पढ़ने वाले हैं या लिमिटेड पढ़ने वाले हैं, उनको और भी एक्टिविटीज़ में ध्यान है, तो वो लोग फॉर्मूला कैसे मेमोराइज करें। तो उसके लिए आप सिर्फ इतना मेमोराइज करें कि रिस्क का क्या मीनिंग होता है। रिस्क का मीनिंग होता है कितनी उम्मीद कर रहे हैं और कितना हमें मिलेगा, उसके बीच का अंतर। कितनी उम्मीद कर रहे हैं, कितना हमें मिल सकता है। तो सबसे पहले आप कौन सी रिटर्न निकालें? एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना बड़ा आसान है। जो रिटर्न्स दे रखी हैं उससे आप कितनी रिटर्न की उम्मीद कर रहे हो वो निकालो। जो आपको रिटर्न मिली है, हाँ जी, जो रिटर्न आपको पास में मिली है उसका एवरेज करो। एवरेज में प्रोबेबिलिटी दे रखी तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके निकाल लो। ये आ गई आपके RA बार। अब आप निकालेंगे डेविएशन, यही तो रिस्क है। डेविएशन कैसे निकलता है? एक्चुअल रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न, ठीक है। फिर ये आ गए आपके कौन से रिटर्न्स? ये डेविएशंस आ गए। अब डेविएशंस को अगर मैं प्लस माइनस करने लगी, ऐड करने लगी, तो ये तो प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा। तो मैंने डेविएशंस का कर दिया क्या? स्क्वायर। फिर उसके बाद इसका एवरेज किया। कौन सा एवरेज करूंगी? अगर प्रोबेबिलिटी दे रखी तो वेटेड एवरेज, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी होती तो मैं इन तीनों को जोड़ती और डिवाइड कर देती नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 से। दोबारा सुनिएगा, अगर ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो मैं क्योंकि मेरे पास अब डेविएशंस खूब सारी आ गई और मुझे एवरेज डेविएशन जानना है। व्हेन आई हैव सो मेनी ऑब्जर्वेशंस आई नीड टू डू एन एवरेज। तो मैं सिंपल एवरेज करती अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो मैं 529 प्लस 0 प्लस 529 डिवाइड बाई 3 करती, वो आ जाता मेरे पास सिंपल एवरेज। पर मेरे पास क्योंकि प्रोबेबिलिटी दे रखी थी तो मैंने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जोड़ा। क्यों करते हैं आपको पता है, वेटेड एवरेज क्यों करते हैं ऐसा। ये आया 264.5, बट क्योंकि ये फिगर स्क्वायर में है तो इसको मैंने स्क्वायर रूट किया, तब जाके मैं उसको बोलूंगी ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है, एवरेज डेविएशन। तो फिर ये फिगर क्या है? व्हाट इज दिस फिगर? इसका कोई नाम है? यस, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है और इसको स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वेरिएंस। ये भी रिस्क को नापने का तरीका ही है। दिस इज ऑल्सो मेजरमेंट ऑफ रिस्क, बस ये स्क्वायर में है और स्टैटिस्टिकली इसका भी अहमियत है। इसको वेरिएंस बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का जब स्क्वायर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वेरिएंस।
सो इट्स बेसिकली द वेरिएंस इन द डाटा. ओके, वेरिएंस है ये, और इसका स्क्वायर रूट करो तो स्टैंडर्ड डेविएशन. सो फुल एंड फाइनल क्विक रिकैप, व्हाट आर वी डूइंग. क्या करेंगे आप इसमें ये वाला एक कॉलम ना बना के सीधा ये कॉलम बनाएंगे. मतलब आप क्वेश्चन के अंदर रिटर्न्स दे रखी होंगी, रिटर्न्स को प्रोबेबिलिटी दे रखी तो प्रोबेबिलिटी का कॉलम बनाओगे, रिटर्न्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ोगे, ये आपका निकल के आ जाएगा RA बार. फिर आप निकालोगे डेविएशन विच इज एक्चुअल रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न. डेविएशन ही क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ रिस्क. रिस्क जो आया है किलोग्राम्स में आया है, किलोमीटर्स में आया है, किस में आया है मैम, परसेंटेज में. नहीं, ऐसे मत बोलिए परसेंटेज में. ये डेविएशन भी क्या डिनोट करता है, रिटर्न ही डिनोट करता है. आप जिसका भी डेविएशन निकालेंगे, रिटर्न्स का डेविएशन निकाल रहे हैं आप, रिटर्न्स का डेविएशन निकाल रहे हैं, तो ये डेविएशन रिटर्न्स में ही एक्सप्रेस होगा. अगर ये किलोमीटर्स होता, किलोमीटर्स, ये इंफॉर्मेशन किलोमीटर्स होती, तो ये डेविएशन भी किस में आता, किलोमीटर्स में. मैम क्या बात कर रही हो. यस, देखो मैं आपको समझाती हूँ. सपोज मान लीजिए मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं कितना किलोमीटर कवर कर सकती हूँ. मैं कहीं फलाना जगह पे जाना चाहती हूँ, तो मैंने देखा पास्ट में मैं एक दिन के अंदर इतना किलोमीटर कवर कर लेती हूँ, कभी इतना कर लेती हूँ, कभी इतना कर लेती हूँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किलोमीटर्स में हो जाएगी. इसकी ये फ्रीक्वेंसी है. ये जो निकल के आया, ये आया कि मैं एवरेजली जो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना किलोमीटर कवर करूंगी, उसका ये डेविएशन आ गया. अब ये डेविएशन फिर परसेंटेज में नहीं होगा, किस में होगा, किलोमीटर्स में. तो डेविएशन जिसका आप निकालते हैं, डेविएशन उसी चीज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. अगर ये किलोमीटर्स की फिगर्स थी तो ये किलोमीटर्स होता. अब ये परसेंटेज की फिगर है, रिटर्न्स की फिगर है, तो ये रिटर्न्स में ही निकला है. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज रिटर्न प्लस एंड माइनस बोथ. ओके, तो ये आपका डेविएशन आ गया. अब क्योंकि ये डेविएशन में कुछ फिगर्स पॉजिटिव है, कुछ फिगर्स नेगेटिव है, तो डेविएशन का क्या करेंगे आप, स्क्वायर. या तो सिंपल एवरेज करेंगे या वेटेड एवरेज, डिपेंडिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी गिवन है कि नहीं. फिर इसको आप सबमिट करेंगे. सबमिट करने के बाद ये निकल के आएगा, इसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे कि वेरिएंस बोलेंगे. भाई वेरिएंस बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, वेरिएंस. इस बार काम खत्म हो गया. नहीं, रिस्क का मेजरमेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन. इसका क्या करेंगे आप, ये जो आपने निकाला है इसका क्या करेंगे आप, स्क्वायर रूट. ये है आपका क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब एवरेज डेविएशन. ओके, सो रिस्क इज नथिंग. रिस्क बेसिकली इंप्लाइज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट यू आर गेटिंग. द डिफरेंस, द डेविएशन बिटवीन दैट इज रिस्क. यहां तक समझ आ गई बात. लिखना हो तो लिख लीजिए, वैसे मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है. मैं स्क्रीन एनलार्ज कर रही हूं, किसी को लिखना हो तो लिख सकता है. यू जस्ट हैव टू, हाँ जी, यहां से शुरू हो रही है स्क्रीन. पॉज करिए स्क्रीन को और लिख लीजिए. मैं स्क्रॉल कर रही हूँ पेज को. पॉज द स्क्रीन एंड राइट इट डाउन. देखिए, उम्मीद मत कीजिएगा कि मेरे सोल्यूशन साफ सुथरे लिखे हुए होंगे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रही होती हूँ, इसीलिए हमने साथ में सोल्यूशन दे रखा है इन द कंसेप्ट प्रॉब्लम्स के साथ. स्क्रॉल कर रही हूँ मैं पेज को, कॉपी कर लीजिए. हाँ जी, चलिए सोल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं. देखिए ज़रा यहाँ पे, हाँ जी, ये देखिए. तो आउटकम्स, रिटर्न्स दे रखे थे. आउटकम्स हमारे पास 3 आउटकम्स थे. रिटर्न्स थे, रिटर्न्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया P इंटू आर, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया. एक्सपेक्टेड रिटर्न से कुछ नहीं होता, हमें डेविएशन निकालना होता है. डेविएशन इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पॉसिबल रिटर्न्स माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, R माइनस R बार. But some deviations were positive and some deviations were negative. So what do we have to do? Always we have to do deviation का square.
फिर उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी से। अगर प्रोबेबिलिटी दे रखी है, नहीं दे रखी तो उसका फिर सिंपल एवरेज करेंगे। ये आपका रिस्क आ गया, पर ये स्क्वायर फॉर्म में। इसका क्या करेंगे आप, स्क्वायर रूट करेंगे, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 16.26, और यहाँ पे हमेशा लिखिए प्लस माइनस, क्योंकि रिस्क मीन्स चांसेस ऑफ गेन एज वेल एज चांसेस ऑफ लॉस ऑल्सो। रिस्क का तो यही मीनिंग होगा ना कि गेन की भी संभावना है तो नुकसान की भी। गेन का क्या मतलब कि जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं उतना ना मिलके ज़्यादा भी मिल सकता है यहाँ पैसा लगाने पे, या डूब भी सकता है पैसा आपका, उम्मीद से कम भी मिल सकता है। कम मिलने को ही चांसेस ऑफ लॉस बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक ना रीडिंग देते हैं, जो जो हमने पढ़ा है उस सबकी रीडिंग करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लीज, रिस्क रेफर्स टू, हाँ जी, risk refers to possibility that expected return may not materialize. What you are expecting may not, you may not get that. That is called risk. There may be loss of capital. Investment has to be sold for an amount less than paid for it. There may be no income from the investment, or income may be less than expected. Why investor go for risky investment? Answer is very simple. Why do you want to invest in a risky investment? Why don't you invest? क्यों नहीं आप ऐसी जगह पैसा लगाते जहां उम्मीद कर रहे हो आप उतना ही आपको मिल जाए? आपको लालच है कि ज़्यादा भी तो मिल सकता है अगर मैं रिस्क की जगह पे लगाऊंगा और ज़्यादा गैप वाले में लगाऊंगा, लेकिन फिर भैया वहाँ पे डूब भी सकता है पैसा। आंसर बड़ा सिंपल है, रिस्क की जगह पे पैसा लगाता आदमी इस उम्मीद में, डिजायर फॉर हायर रिटर्न्स एंटाइसेस देम टू गो फॉर रिस्की इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसिडरिंग बोथ रिटर्न एंड रिस्क। हाउ टू मेजर रिस्क? अब डिसीजन मेकिंग तो हम आपको भी सिखाएंगे, आप डिसीजन मेकिंग पे ध्यान मत दीजिए अभी। हाउ टू मेजर रिस्क, कैसे रिस्क को मेजर करोगे भाई? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरियस पॉसिबल रिटर्न्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ही माध्यम है, सॉरी, हाँ जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरियस पॉसिबल रेट्स ऑफ रिटर्न इज यूज टू मेजर द रिस्क। लार्जर द डेविएशन, अगर एक कंपनी का, देखिए इस कंपनी का ये क्वेश्चन जो हमने अभी किया था, ये जो भी क्वेश्चन हमने किया, ये एक ही कंपनी थी, राइट। मान लीजिए इस कंपनी का तो हमें पता चल चुका है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है, कंपनी एक्स का रिस्क कितना आ रहा है 16.26%। मान लीजिए एक कंपनी और वाई भी होती, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला होता तो उसका आ रहा होता मान लीजिए 20%। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंपनी में जो रिटर्न की उम्मीद कर रहे हो उससे वो रिटर्न प्लस या माइनस जा सकती है 16%, और कंपनी वाई में तो 20% ऊपर नहीं जा सकती है। तो इसका मतलब कंपनी वाई में डेविएशन ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी वाई के अंदर पैसा लगाना रिस्की ज़्यादा है, चांसेस ऑफ गेन भी ज़्यादा हो सकता है, तो चांसेस ऑफ लॉस भी क्या हो सकता है, ज़्यादा। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, कंप्यूट एक्सपेक्टेड रिटर्न। पहले सबसे पहले क्या स्टेप होगा, आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालें, आर बार निकालें, रिटर्न को मल्टीप्लाई करें प्रोबेबिलिटी से, फिर क्या करें आप डेविएशन निकालें। डेविएशन कैसे निकलता है, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, फिर डेविएशन का क्या करें स्क्वायर, फिर उसका वेटेड एवरेज करें, डेविएशन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें प्रोबेबिलिटी से, फिर उसको समेट करें, उससे आपको वेरिएंस मिलेगा, फिर उसका स्क्वायर रूट करें तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये थियोरेटिकली लिख दिया गया है। फिर यहाँ समझाया गया कि रिस्क को नापने का स्टैंडर्ड डेविएशन माध्यम है, उसके स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, वेरिएंस। ये भी रिस्क को नापने का तरीका है। ये जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तब मैं अभी समझाऊंगी, आज ही करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं दो संस्थाओं को, 3 संस्थाओं को, तो कैसे हम करें उसका है। मतलब यहाँ डिसीजन मेकिंग जब करनी होती है कि पैसा लगाएं कि ना लगाएं। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, कंपनी एक्स और वाई में रिस्क क्या है ज़्यादा, तो पैसा कहाँ लगाएं, एक्स में लगाएं कि वाई में लगाएं? मैम एक्स में लगा लेते, रिस्क कम है। अरे तो एक काम करो ना, उस कंपनी में पैसा लगा दो ना जिस कंपनी में रिस्क ही ना हो, जीरो रिस्क हो, वहाँ लगा दो पैसा। आप तो रिस्क उठाना चाहते हो ना, क्योंकि आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए। इसका मतलब डिसीजन खाली रिस्क के बेसिस पे नहीं हो सकता। रिस्क को किससे भी कंपेयर करके देखो, रिटर्न से। अगर रिस्क ज़्यादा लेने पे रिटर्न मिलने की संभावना भी क्या हो, ज़्यादा, इस तरह से मुकाबला करके देखो कि रिस्क को सेट ऑफ करने के लिए, मतलब रिस्क झेलने के लिए रिटर्न भी तो मिलनी चाहिए अच्छी, तभी तो मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। मुझे अच्छी खासी रिटर्न मिलेगी तब जाकर तो मैं रिस्क उठाऊंगी। तो मुझे रिस्क और रिटर्न को कंपेयर करके ही डिसीजन लेना होगा कौन सी कंपनी अच्छी और बुरी है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। खाली रिस्क को देखना हो तो ठीक है, मुझे पता है इसमें रिस्क ज़्यादा, इसमें रिस्क कम है, तो इसी में लगा दो पैसा।
अगर खाली रिस्क को देख के ही डिसाइड करना तो फिर मैं कंपनी एक्स को प्रेफर करूंगी, बट डिसीजन ऐसे नहीं लिया जाता है। डिसीजन कैसे लिया जाता है कि रिस्क और रिटर्न दोनों को ही कंपेयर करना होता है, फिर जाके डिसीजन लेना होता है। तब वहां पे हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो अभी हम करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। वापस आते हैं, तो हमें ये समझ आ चुका है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अभी करेंगे। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने आपको बताऊंगी अभी जो हमने क्वेश्चन उठाया था उसमें प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, तो आपने कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला? पहले आपने डेविएशंस निकाले, ये डिनोट करता है डेविएशन, आर माइनस आर बार स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर अंदर है। फिर इसको मल्टीप्लाई किया, डेविएशन आ गई, डेविएशन को मल्टीप्लाई किया, डेविएशन के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया किससे? प्रोबेबिलिटी से। और फिर उसके बाद ये तो वेरिएंस आएगा, ये तो वेरिएंस आएगा, इसको स्क्वायर रूट करेंगे तभी तो ये क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आ जाओ, प्रोबेबिलिटी नहीं है तो क्या हुआ? ये है डेविएशन, x माइनस एक्स बार डेविएशन है। डेविएशन का स्क्वायर करेंगे क्योंकि डेविएशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। डेविएशन का स्क्वायर करने के बाद उसका एवरेज करना होता है, क्योंकि डेविएशन के बहुत सारे आउटकम्स हैं, तो वेटेड एवरेज नहीं हो पा रहा है, प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी, तो सारे डेविएशंस को जोड़ के डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्या कर दो? ऑब्जर्वेशन। तो ये आ जाएगा आपके पास वेरिएंस, और फिर इसके बाद इसको क्या करेंगे आप? स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये है जब प्रोबेबिलिटी अवेलेबल ना हो। अच्छा, ये मैं अभी पॉइंट बताऊंगी जब क्वेश्चन आएगा। क्या होता है कि जब हम सिंपल एवरेज कर रहे होते हैं और क्वेश्चन में लिखा है कि जो क्वेश्चन में लिखा नहीं होता, किसी क्वेश्चन को कैसे कर रखा है, एजम्पशन ले लेते हैं। सिंपल एवरेज में हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कई बार n-1 से डिवाइड करते हैं। जब जो डाटा आपको दे रखा है, ये डाटा अगर ये एक सिर्फ सैंपल डाटा है, पूरा पॉपुलेशन डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये डाटा सिंपल डाटा है, सैंपल डाटा, तब आप इसे एक्यूरेट रिजल्ट के लिए, सिंपल एवरेज के लिए डिवाइड करते हैं किससे? n-1 से। ये स्टैट्स में होता है, डिटेल में वहां पर समझाते हैं। फॉर सैंपल डाटा, अगर ये डाटा पूरी पॉपुलेशन को डिनोट नहीं कर रहा है, सैंपल डाटा है, तो यहां पे वी मे यूज n-1 इंस्टेड ऑफ n इन सम केसेस। ओके, तो कभी कभी आप देखेंगे किसी क्वेश्चन में ये एजम्पशन लिखी होती है कि वी आर एज्यूमिंग दिस डाटा इज सैंपल डाटा, तो वहां सिंपल एवरेज करने के लिए सारी ऑब्जर्वेशंस को n से ना डिवाइड करके n-1 से कर देते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। नॉर्मली हम n से करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें पता है x माइनस एक्स बार मतलब एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो ये 0 आएगा। ये देखिए, x माइनस, देख रहे हैं आप, x माइनस एक्स बार डेविएशन है ना, इनको जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा? 0 आ रहा ना, ये 23 प्लस 0 माइनस 23, 0 आया ना कि नहीं आया? मतलब समेट करेंगे, अगर इन तीनों फिगर्स को समेट करेंगे तो क्या आएगा? 0। तभी तो डेविएशंस का क्या करते हैं हम लोग? स्क्वायर। और अगर इसको आप समेट करते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके, तो अब उसमें 0 आया ना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अलग अलग होने की वजह से वेटेज बदल जाती है। अगर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके इसको आप जोड़ते तो हो सकता है ये 0 ना भी आए, ठीक है। पर हमें तो भाई डी को क्या करना है? स्क्वायर करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव, डिविएशन या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इट कैन बी 0 और ग्रेटर देन 0। 0 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डेविएशन नहीं है, तो मतलब रिस्क नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन नेगेटिव नहीं हो सकती है। स्टैंडर्ड डिविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव, इसको काट दीजिए। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, खाली नेगेटिव नहीं हो सकती, सही लिखा है। ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये प्लस और माइनस दोनों डिनोट करती है। दिस रिप्रेजेंट्स प्लस एंड माइनस बोथ, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स चांसेस ऑफ गेन ऑल्सो एंड चांसेस ऑफ लॉस ऑल्सो। खाली नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? वेरी सिंपल, आपने यहाँ पे डी को स्क्वायर कर लिया था ना, एक बार स्क्वायर करने के बाद माइनस साइन तो हट गया, तो इसके बाद आप इसको या तो यहाँ पे स्क्वायर रूट करने के बाद 0 आएगा या पॉजिटिव फिगर आएगी। That is why they are saying. Otherwise, mathematically, it represents positive as well as negative both figures. Okay. फिर लिखा है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, जहां रिस्क मौजूद नहीं है वहां तो डेविएशन है ही नहीं, जो उम्मीद करोगे वही मिलेगा, तो वहां पे 0। नॉर्मली जो सरकार किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जब निकालती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इस पर हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में धीरे धीरे। जैसे एफडीज हो गई, वहाँ पे अगर आपसे कहा कि आपको 6% रिटर्न मिलेगी, तो भैया आगे चल के फिर कितनी ही मिलेगी? 6% मिलेगी, चाहे महंगाई कितनी भी हो जाए। मैं दोबारा बोलती हूँ, गवर्नमेंट की एफडी, बैंक की एफडी, अगर वो कह रहे हैं 6% देंगे, तो वो 6% ही देंगे आपको,
चाहे कुछ भी हो जाए, इसका मतलब जो आप उम्मीद कर रहे हो वही आपको मिलेगा, ऊपर और नीचे कोई डेविएशन नहीं होगा। इसका मतलब वहाँ पे रिस्क नहीं है, आपकी उम्मीद के बराबर ही आपको रिटर्न मिल रही है। फिर भी हम इसमें जब डिटेल में जाएंगे तो यह गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में भी रिस्क होता है। ये कह देना कि रिस्क नहीं है, इन्फ्लेशन की वजह से रिस्क होता है, पर अभी इसका डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। सो व्हाट दे आर सेइंग कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ होती हैं, उसमें रिस्क नहीं होता। हायर द स्टैंडर्ड डिविएशन हायर द रिस्क एंड वाइस वर्सा। ऑब्वियसली हायर द स्टैंडर्ड डिविएशन, कंपनी वाई में स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, कंपनी एक्स में स्टैंडर्ड डिविएशन कम है तो उसमें रिस्क कम है। यहाँ तक समझ आई बात, ठीक है भाई। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका भी क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। स्टैंडर्ड डिविएशन तो है ही इंपॉर्टेंट, पूरा पोर्टफोलियो चैप्टर ही स्टैंडर्ड डिविएशन पे। पोर्टफोलियो तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, अभी तो हम किस पे बहस किए जा रहे हैं, सिंगल सिक्योरिटी का क्या निकालने की सोच रहे हैं, रिस्क को मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन पे। कंसेप्चुअली भी समझना है और फॉर्मूला वाइज भी समझना है इसको, ठीक है। फॉर्मूला अभी हमने डिराइव कर ही लिया है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, पहले डेविएशन निकालो x माइनस एक्स बार, वो डेविएशन सारी की सारी जितनी भी उनको स्क्वायर करो, उनको जोड़ो और फिर उसका एवरेज कर दो। एवरेज करने के लिए तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड बाय n या n माइनस 1। ये जो डेविएशन आई हैं एवरेज डेविएशन, ये स्क्वायर में है, ये वेरिएंस है, इसका क्या करो स्क्वायर रूट। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक है। बहुत बार रिपीट कर लिया हमने इसको। अब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंसेप्ट पे चलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे एग्जांपल से हम समझेंगे व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। 3 सिनेरियोज हमारे सामने आएंगे। इसको पढ़ने से पहले समझिए हम एग्जैक्टली पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम लोग सिक्योरिटीज़ को क्या करने की कोशिश करें, एनालाइज, सिक्योरिटी को एनालाइज करने की कोशिश करें कि हम उसमें पैसा लगाएं कि ना लगाएं। किसी एक सिंगल सिक्योरिटी को हम लोग सिंगल सिक्योरिटी पे फोकस कर रहे हैं कि हम उसमें पैसा लगाएं कि ना लगाएं। तो हम किस चीज़ को देखकर इवैल्यूएट करें। ऑब्वियसली एक तो हमें रिटर्न पता होनी चाहिए कि क्या इस सिक्योरिटी से एवरेज रिटर्न मिलेगी और क्या इस सिक्योरिटी में रिस्क है, क्या एवरेज डेविएशन हमारी रिटर्न होएगी, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो बेसिकली हम एवरेज रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे, कितना इस सिक्योरिटी में रिटर्न मिलेगा और कितना इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। इन 2 चीज़ों को देखकर ही हम फैसला ले सकते हैं कि ये सिक्योरिटी हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। अब ये सिनेरियो देखिए ज़रा, पहला सिनेरियो केस 1। मैंने यहाँ पे 2 कंपनीज ले रखी हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी, और अगर ध्यान से देखें ये सिंबल तो हमको पता है किस चीज़ का, स्टैंडर्ड डिविएशन का। ये क्या मेजर करता है, रिस्क। और ये है रिटर्न का, एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एवरेज रिटर्न। आप इस कंपनी से, कंपनी ए से कितनी रिटर्न की, कितना कंपनी ए और बी में रिस्क है देखिए जरा। कंपनी ए और बी में अगर आप देखेंगे दोनों में रिस्क सेम है, तो फिर रिस्क के मामले में तो मैं चूज नहीं कर पा रही क्योंकि दोनों जगहों पे मेरा क्या मौजूद है, सेम रिस्क। एक सेकेंड, दोनों जगहों पे क्या मौजूद है, सेम रिस्क। अगर सेम रिस्क मौजूद है तो फिर मैं कैसे डिसीजन लूं कि भाई मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी और कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगी। दोनों जगहों पे रिस्क सेम है। तो चलो अपना ध्यान रिटर्न पे लेके चलते हैं। जिस कंपनी से रिटर्न ज़्यादा मिल रही हो उसमें इन्वेस्ट कर दो, बहुत सिंपल है, ये तो कोई भी बता देगा। इस कंपनी से रिटर्न 15% मिल रही है और इस कंपनी से 20% मिल रही है, तो भाई मेरा फैसला झुकाव कंपनी बी की तरफ रहेगा क्योंकि रिस्क तो सेम ही है और रिटर्न जिससे ज़्यादा मिल रही हो वो बेटर है। तो हम लोग यहाँ पे विच कंपनी इज प्रेफरेबल, कंपनी बी इज प्रेफरेबल। हमारा डिसीजन किस पे बेस्ड है, हमारा डिसीजन बेस्ड है, डिसीजन इज बेस्ड ऑन रिटर्न, राइट। इफ रिस्क इज सेम, इफ रिस्क इज सेम, higher the return, higher return is better, simple, correct। अब ये तो आपको समझ आ गया। यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बातें करें, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेट बात नहीं है, सिंपल सी बात है। 2 कंपनियां थी, दोनों का रिस्क सेम था, रिटर्न अलग थी, तो रिटर्न अलग थी तो जिस कंपनी की रिटर्न ज़्यादा अच्छी है वो प्रेफर कर लो। अब आते हैं दूसरे केस पे। दूसरे केस में क्या सिनेरियो है, कंपनी एक्स और वाई, दोनों की इंफॉर्मेशन में फिर से देखते हैं रिस्क और रिटर्न का क्या हिसाब किताब दे रखा है।
यहां पे रिटर्न सेम है, देखिए यहां पे रिटर्न सेम है 10-10%। अब रिटर्न के बेसिस पे फैसला नहीं होगा, दोनों सेम रिटर्न दे रही हैं, तो देखते हैं रिस्क के बेसिस पे। रिस्क के बेसिस पे क्या चाहते हो कि भाई ऑब्वियसली हम तो नहीं चाहेंगे कि जहां हम पैसा लगा रहे हैं वहां रिस्क ज्यादा हो, क्योंकि अगर चांसेस ऑफ गेन है तो चांसेस ऑफ लॉस भी है। अब दोनों जगहों पे जब रिटर्न सेम मिल रही है तो फिर तो मैं तो उसी को चूज करूंगी ना जहां रिस्क क्या होगा, कम। कंपनी एक्स दे रही है 3% और रिस्क है, और कंपनी वाई में 5%। क्या मतलब 3% और 5% का? यहां आप रिटर्न 10% की उम्मीद कर रहे हो, जहां आपकी रिटर्न ±3% जा सकती है। मतलब आपको 10 में 3% जोड़ो 13% रिटर्न भी मिल सकती है, 10 में 3% घटाओ 7% रिटर्न भी मिल सकती है। इतना डेविएशन हो सकता है आने वाले समय में। कंपनी वाई में 10% में 5% डेविएशन है, आपको 15% रिटर्न भी मिल सकती है, 5 भी मिल सकती है, 5% अप एंड डाउन जा सकती है रिटर्न। ज़्यादा डेविएशन, ज़्यादा हेर फेर बी में वाई में है, और एक्स में हेर फेर कम है, वेरिएशन कम है, तो इसमें रिस्क कम है। तो मैं तो भैया मेरे को तो रिटर्न सेम ही मिल रही है, तो मैं क्यों रिस्क उठाऊं? तो मैं कंपनी रिस्क इंसान तभी ज़्यादा उठाता है जब रिटर्न भी क्या मिले, उम्मीद जो हम करें रिटर्न की वो ज़्यादा ही मिले। तो कंपनी एक्स के अंदर आपको इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल जब रिटर्न सेम हो तो रिस्क भी हम चाहेंगे उसी कंपनी में पैसा लगाएं जहाँ रिस्क क्या हो, कम। सो विच कंपनी शेयर इज प्रेफरेबल? कंपनी एक्स शेयर्स आर प्रेफरेबल। मैम क्यों? कंपनी वाई से तो रिटर्न ज़्यादा भी मिल सकती है, तो भैया नुकसान भी तो ज़्यादा हो सकता है। मैं इस तरह का रिस्क तभी उठाऊंगी जब रिटर्न भी फिर मुझे यहाँ से क्या मिलनी चाहिए थी, ज़्यादा। रिटर्न तो दोनों दे रहे हैं सेम, जब रिटर्न दोनों सेम दे रहे हैं तो फिर मैं क्यों बेकार में कंपनी वाई में पैसा लगाऊं? मैं कंपनी एक्स में लगाऊंगी जहाँ रिस्क क्या होगा, कम। सो कंपनी एक्स शेयर इज प्रेफरेबल सिंस रिटर्न इज सेम, देयरफॉर डिसीजन is based on a risk, less risk security is preferred, less risk security is preferred। ये जो मैंने फैसला लिया ये कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं था, डिसीजन नहीं था, ये तो कोई भी डिसीजन ले लेता। रिस्क हर व्यक्ति कम चाहता है और रिटर्न मिले ज़्यादा। तो जब रिस्क सेम था, केस 1 रिस्क सेम था तो रिटर्न जहाँ ज़्यादा मिल रही थी वहाँ चले गए हम। केस 2 रिटर्न सेम थी लेकिन रिस्क फिर हमने डिसीजन अपना रिस्क के बेसिस पे किया, और जहाँ रिस्क कम है वहाँ पैसा लगा दिया। अब आते हैं तीसरे केस पे। यहाँ पे आपको समझ आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से दो कंपनियां हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, कंपनी ए का रिटर्न भी डिफरेंट है, बी का भी रिटर्न डिफरेंट है, और रिस्क भी अलग अलग है। डिफरेंट रिस्क एंड डिफरेंट रिटर्न। अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन सी कंपनी बेटर है? क्योंकि इस कंपनी में आप रिस्क कम लोगे तो रिटर्न भी कम मिल रही है कंपेयर टू 15%। यहाँ रिस्क ज़्यादा उठाने की सोच रहे हो 7%, तो फिर रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं कंपनी ए में जाऊं पैसा लगाऊं, कंपनी बी में पैसा लगाऊं? क्योंकि रिस्क रिटर्न का ट्रेड ऑफ प्रॉपर होना चाहिए, रिस्क रिटर्न का ट्रेड ऑफ प्रॉपर होना चाहिए। क्या मतलब इसका, यही समझने की कोशिश करेंगे। अभी दोनों मैं कंपेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ना तो सेम रिस्क है ना सेम रिटर्न था। यहाँ तो मुझे कंपेयर करना आसान था, एक सिनेरियो में रिस्क सेम था, एक सिनेरियो में रिस्क सेम था, रिटर्न सेम थी। अब यहाँ पे ना तो रिस्क सेम है ना रिटर्न सेम है, तो क्या करेंगे वो देखिए। तो मैं यूनिटरी मेथड फॉलो करूँगी। यूनिटरी मेथड मतलब बहुत सिंपल सा, देखिए यहाँ पे ज़रा कंपनी ए एंड कंपनी बी, मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए कंपनी ए में अगर 10% रिटर्न कमाना है आपको, इन ऑर्डर टू अर्न, ध्यान दीजिएगा, इन ऑर्डर टू अर्न रिटर्न ऑफ 10% वी हैव टू बियर रिस्क ऑफ, कितना रिस्क बियर करना पड़ेगा हमको? 10% रिटर्न कमाने के लिए हमें कितना रिस्क बियर करना पड़ रहा है? 3%, राइट। तो अगर मैं यूनिटरी मेथड करूं कि 10% कमाने के लिए, कमाई है ना ये तो रिटर्न, कमाने के लिए मुझे इतना रिस्क बियर करना पड़ रहा है, तो अगर मुझे 1% रिटर्न कमानी हो तो मुझे कितना रिस्क बियर करना पड़ेगा? सो 3/10 इंटू 1, सो 3/10, सो ये आ रहा है आपका 3/10, सो 0.3 रिस्क बियर करना पड़ेगा मुझे। परसेंटेज में, स्टैंडर्ड डिविएशन परसेंटेज में, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स का ही डेविएशन देख रहे हैं आप, रिस्क। अब
ये आपने 1% पे कर लिया, राइट। अब यहां देखिए जरा, ये देखिए कंपनी बी का देखते हैं। कंपनी बी में क्या सिनेरियो है, कंपनी बी में 15% कमाना है, कमाई करनी है, रिटर्न करनी है, रिटर्न की लिखते हैं यहाँ पे। अगर 15% की रिटर्न चाहिए आपको, तो आपको कितना रिस्क उठाना पड़ेगा, आपको 7% क्या बियर करना पड़ेगा, रिस्क। तो अगर 1% रिटर्न अर्न करना है तो कितना रिस्क बियर करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है, 7/15 यूनिटरी मेथड कर रहे हैं हम लोग, तो 0.4667 कर दें, 0.4667। ये क्या निकाला मैंने, रिस्क। परसेंटेज में ही निकलेगा, कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि जिसका आप डेविएशंस निकाल रहे हो वो रिटर्न ही है, वो परसेंटेज में ही एक्सप्रेस्ड है। तो यहां पे ये आया। अब ये जो 0.46 है इसी को बोलते हैं सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट का मतलब होता है 1, कोफिशिएंट मीन्स 1 यूनिट ऑफ रिटर्न कमाने के लिए, 1 यूनिट ऑफ रिटर्न कमाने के लिए कितना रिस्क, वेरिएशन इज द मेजरमेंट ऑफ रिस्क, कितना रिस्क आपको बियर करना पड़ रहा है, कितना रिस्क बियर करना पड़ रहा है फॉर अर्निंग 1 यूनिट ऑफ रिटर्न। दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, 1 यूनिट ऑफ रिटर्न। अब मुझे बताइए, अब मैं इन्हें कंपेयर कर सकती हूं, क्योंकि कंपनी ए और कंपनी बी में अगर 1% रिटर्न कमाना है तो रिस्क इसमें इतना बियर करना पड़ता है, इतना बियर करना पड़ता है। अब रिटर्न हो गई सेम, अब फैसला रिस्क पे लेना है, तो भाई मैं तो वही प्रेफर करूंगी जहां रिस्क कम हो, क्योंकि रिटर्न तो दोनों से सेम ही मिल रही है, 1%। तो अब रिस्क कहाँ कम झेलना पड़ेगा, यहां पे रिस्क यहां कम झेलना पड़ेगा, तो ये ज्यादा प्रेफरेबल है। सो इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जिसका सीवी कम हो, लो हो, वो ही प्रेफरेबल होता है। ये भी आपका एमसीक्यू में आ सकता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वेयर सीवी इज लो इज प्रेफरेबल, hence in above option company A is preferable as it has low CV as compared to company B। ये क्लियर है कि नहीं है, बड़ा सिंपल सा था, करेक्ट। तो अब वापस आते हैं, थोड़ा फॉर्मूला बनाते हैं। सीवी आपने ये 0.3 0.46 कैसे निकाला, बहुत सिंपल है। ये 3 क्या था, ये 3 था रिस्क, रिस्क को ऊपर रखो। 10 क्या था, रिटर्न, एवरेज रिटर्न आर बार, तो रिस्क ऊपर रिटर्न नीचे। तो बेसिकली सेम यहीं पे आपने ये भी किया, यही रिस्क था और नीचे क्या आएगा, रिटर्न। सो कैन आई से सीवी का फॉर्मूला क्या होगा, सीवी का फॉर्मूला हमारा होता है सीवी इज इक्वल टू standard deviation upon average return in case of if you want to find out coefficient of variation of a single security। तो यहाँ पे ये coefficient of variation है, जहाँ पे बेसिकली इस पूरे का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग बड़ा सिंपल सा है, in order to earn 1 unit of, और ऐसे बोलना चाहिए for 1 unit of, ऐसे बोलना चाहिए for 1 unit of return how much is the risk involved, how much is the risk involved, is it clear। तो बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन हुआ कि जब आप, ये 3 सिनेरियोज हैं, अगर रिटर्न सेम है तो डिसीजन बड़ा सिंपल है, रिस्क के बेसिस पे डिसीजन ले लो आप, रिस्क के बेसिस पे, यहाँ पे जिसका रिस्क कम हो वो चूज कर लो, और जहाँ पे रिस्क सेम है तो रिटर्न के बेसिस पे फैसला लो जिसके रिटर्न क्या हो ज्यादा। और अगर दोनों ही अलग अलग हैं तो भैया सीवी के बेसिस पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, 1 यूनिट ऑफ रिटर्न पे क्या रिस्क बियर करना पड़ता है। फॉर्मूला याद हो पाता है तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, वरना कंसेप्ट तो मैंने आपको बताया ही है। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एवरेज रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम रीडिंग करते हैं नोट्स की। यस, मैं स्क्रीन को एनलार्ज कर रही हूँ और आप जो है उसको स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा वरना ऐप नहीं चलेगा। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, पॉज द स्क्रीन एंड राइट इट डाउन। मैं पेज को स्क्रॉल कर रही हूं, पॉज द स्क्रीन एंड राइट इट डाउन। मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही हूं, pause the screen and write it down।
मैं फर्दर स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही हूँ. पॉज द स्क्रीन एंड राइट इट डाउन. यहां तक समझ आ गया. चलिए अब नोट्स की रीडिंग करते हैं. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. देखिए नोट्स. हाउ टू टेक डिसीजन व्हेन वेरियस अपॉर्चुनिटीज आर देयर. हेयर 2 सेट्स ऑफ 3 रूल्स. 3 रूल्स हैं. 3 केसेस थे ना, जिसमें मैंने पहले तो 2 केसेस साथ में पढ़ाए. सो ये एक सेट हो गया, दिस इज 1 सेट, और ये सेकेंड सेट हुआ, सेट बी. इसमें एक ही रूल है और इसमें ये रूल है. देखिए जरा यहाँ पे समझ आ जाएगा आपको. हेयर आर 2 सेट्स ऑफ 3 रूल्स प्रोवाइडेड टू हेल्प टू अस. दीज रूल्स आर रेफर टू एज ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ये कितना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. दीज रूल्स आर क्या रूल्स है. इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम वेरियस सिक्योरिटीज आर डिफरेंट. अगर रिटर्न अलग अलग है बट द स्टैंडर्ड डिविएशन आर सेम, तो बड़ा सिंपल है. स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब क्या. रिस्क सेम है, सॉरी रिटर्न सेम है, तो आपका डिसीजन किस बेसिस पे होगा. रिस्क के बेसिस पे. फिर जहां रिस्क क्या हो कम, उसको चूज कर लो. डिसीजन शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैं रिपीट करती हूँ. दोबारा देखिए जरा क्या चीज सेम थी. इफ रिटर्न फ्रॉम वेरियस सिक्योरिटीज आर डिफरेंट. रिटर्न अलग है, ठीक है, रिटर्न अलग है और देयर स्टैंडर्ड डिविएशन आर सेम, मतलब रिस्क सेम है. रिस्क सेम है, डिसीजन इसका मतलब रिटर्न के बेसिस पे लेंगे, तो वो सिक्योरिटी चूज कर लो जिसकी रिटर्न क्या हो, ज्यादा. डिसीजन शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न. सिक्योरिटी विद हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज प्रेफर्ड. ये हो गया केस. ये हमारा कौन सा वाला केस हो गया, जहां ये हमारा हो गया ये वाला केस, केस 1. अब आते हैं वापस. इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम वेरियस सिक्योरिटीज आर सेम. अब रिटर्न सेम है बट देयर स्टैंडर्ड डिविएशन आर डिफरेंट. अब रिस्क अलग है. रिटर्न क्या है, अब सेम, रिटर्न इज सेम. अब क्या करेंगे, रिटर्न सेम है तो अब फैसला तो भैया रिटर्न तो दोनों से सेम ही मिल रही है, तो फिर सिक्योरिटी वो चूज करो जिसका रिस्क क्या हो, कम, क्योंकि रिटर्न तो सेम ही मिल रही है. तो मैं रिस्क क्यों उठाऊं ज़्यादा, मैं रिस्क कम उठाऊंगी, तो जहां रिस्क कम हो वो प्रेफरेबल. डिसीजन शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. सिक्योरिटी विद लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन शुड बी प्रेफर्ड. अब आता है सेट बी. ये हमारा बी केस हो गया. अब थर्ड केस की बात होगी. इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एज वेल एज स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम वेरियस सिक्योरिटीज आर डिफरेंट. तो क्या करें, आप CV निकालिए. डिसीजन शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बड़ा सिंपल है. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है 1 यूनिट ऑफ रिटर्न पे क्या रिस्क हम बियर करेंगे. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिफाइंस द रिस्क एज स्टैंडर्ड डेविएशन पर यूनिट. यहां पे यूनिट लिख लीजिए, यूनिट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न. 1 यूनिट रिटर्न पाने के लिए कितना रिस्क हम बियर कर रहे हैं. सिक्योरिटी विद लोअर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज प्रेफर. क्योंकि ये CV क्या डिफाइन करता है, ये क्या डिफाइन करता है, ये रिस्क तो डिफाइन कर रहा है बट पर यूनिट ऑफ रिटर्न. सो रिस्क हम कम ही प्रेफर करेंगे, तो लोअर CV ही प्रेफरेबल है. और ये फॉर्मूला हो गया. यहां तक समझ आई बात. चलिए ब्रेक लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे जाएंगे, जहां हम अब पोर्टफोलियो के ऊपर थोड़ा सा हाथ पैर मारेंगे और फिर उसके बाद हम लोग मॉड्यूल के और पास्ट एग्जाम के रेलिवेंट क्वेश्चंस भी करना शुरू करेंगे. सो ब्रेक लीजिए और फिर नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं. थैंक यू.